हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एफएम पीएचडब्ल्यू एमएम पीएचडब्ल्यू प्रोग्राम्स जो होते हैं, मतलब इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, एफएम पीएचडब्ल्यू कोर्स हो गया, एमएम पीएचडब्ल्यू कोर्स हो गया, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूटीएफ जेएंडके या लद्दाख के किसी भी, चाहे प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको जेके भोपी की ओर से यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा करते हो, यानी अच्छे मार्क्स अगर आप यहाँ पे लेते हो, उसी तरीके से फिर यहाँ पे मेरिट बनता है, लिस्ट निकलती है जिसमें आपको रैंक वाइज बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो अलर्ट किए जाते हैं, उसी हिसाब से आपको दिए जाते हैं। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे लिए होंगे तो आपके चांस हैं कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आपकी अगर रैंक बहुत ही ख़राब आई होगी, मतलब बहुत ही कम मार्क्स आपको आए होंगे, फिर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप 2025 के लिए यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू एमएम पीएचडब्ल्यू जो प्रोग्राम्स हैं, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे आपकी रैंक आएगी, अच्छे आप मार्क्स लोगे, वहाँ पे अच्छा एग्जामिनेशन में आप कर पाओगे, तो फिर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको बताते आया हूँ कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट में कम खर्चे में चला जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्राइवेट में ज़्यादा पैसे थोड़े देने पड़ेंगे। तो कोर्स इसमें भी कंप्लीट कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, दोनों में कर सकते हो। फ़र्क मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि फ़ीस जो है सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले, तो गवर्नमेंट तभी मिलेगा जब अच्छे से आप यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस क्या रहता है वो मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊँगा। और इसके फॉर्म कब निकलते हैं? तो फॉर्म निकलते हैं दोस्तों, अब या तो अप्रैल के महीने में निकलेंगे या फिर मई के महीने में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएँगे। तो देखो कितना टाइम है आपके पास अभी। तो आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि आप मेडिकल लाइन में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आप तैयारी अच्छे से कीजिए। सिलेबस हम अभी आगे चलकर देखेंगे। मैंने आपको बताया कब यहाँ पर फॉर्म रिलीज़ होंगे, तो अप्रैल या फिर मई के महीने में आपको फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको अपडेट दे दूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, फीस क्या होगी। वैसे तो मैं आपको बताते आया हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या होनी चाहिए कि एक तो आपके पास डोमिसाइल हो यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 10वीं का मार्क्स कार्ड हो, कैटेगरी का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करोगे जब फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, जब फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पर ही आपको कैटेगरी लगानी होगी अगर उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। और जब फॉर्म निकलेंगे, जब फॉर्म रिलीज होंगे, जब फॉर्म निकलेंगे, मैं आपको अपडेट दूंगा उसके लिए। तो जब फॉर्म निकलेंगे, अगर उस टाइम तक आपका 10वीं मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, तो भी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म दे सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं, लेकिन लास्ट तक जब रिजल्ट यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का निकलेगा ना, या जब आपको काउंसलिंग के लिए, जैसे मैंने बताया कि लास्ट पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं जिसमें ये कॉलेजेस आपको देते हैं, तो उस टाइम तक आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए 10वीं का। 10वीं आप पास हो जाने चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म निकलेंगे तो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। उसके रिगार्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिल करने के लिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको फॉर्म को फिल करने में। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल्स जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे 4,000 रुपये लगता है साल का, और जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन के लिए 40,000 साल का लगता है। ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ना तरह तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, फीस कितनी होगी, फीस कितनी होगी।
तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल जो इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब कॉलेजेस हैं, तो इनमें 4000 साल की फीस लगती है। जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे 40,000 साल की फीस लगती है। तो आपने यहाँ पे देखा ना कितना बड़ा फीस को लेकर डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि हमारा कम खर्चे में कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा तभी होगा जब आप यहाँ पे तैयारी अच्छे से करोगे। और यहाँ पे जो फीस है ना ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो आपकी आसानी के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मेंशन किया गया है। एग्जैक्ट फीस कितनी होगी इसके लिए आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है अप्रोच करना पड़ेगा बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पहले आपको यहाँ पे कॉलेज जो है कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि इस साल भैया आप कितनी फीस हमसे चार्ज करोगे। तो फॉर्म जब भी निकलेंगे ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in पर जाना होगा। 500 रुपये रखने होंगे फीस के लिए, फॉर्म की फीस के लिए 500 रुपये आपको रखने पड़ेंगे। ऑनलाइन ये फीस भी आपको पे करनी है। कैसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट जैसी फैसिलिटी से आप जो ये फीस है ये पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे तो कैसे करना है, देखो जैसे इन्होंने नेम फिल किया ऐसे आपको भी फिल करना है, जैसे इन्होंने फादर्स नेम फिल किया ऐसे आपको भी फिल करना है, जैसे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया वैसे आपको भी डेट ऑफ बर्थ जो है फॉर्म पे मतलब मेंशन करनी है, ऐसे ही आपको फॉर्म फिल करना है। और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है ऑनलाइन, एक मार्क्स कार्ड 10वीं का अपलोड करना है अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो, और 10वीं और साथ में कैटेगरी, डोमिसाइल, मार्क्स कार्ड, रिजल्ट अगर डिक्लेयर हुआ है, और 10वीं क्लास की क्या कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी, एक कैटेगरी, एक मार्क्स कार्ड, एक डोमिसाइल, बस 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। और मैं कैटेगरी के लिए ज़्यादातर सब आपको जोर करूंगा कि कैटेगरी आप ना भूलें, ये ज़रूर यहाँ पर आप अपलोड करें अगर इसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर आपको अपलोड करना है फ़ोटो अपना सिग्नेचर करके, अंगूठे का जो थंब इम्प्रेशन इमेज है वो भी अपलोड करना है जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर। 10 से 50 केबी तक होना चाहिए साइज इनका। और फोटो किस तरीके का होना चाहिए, ये देखो जैसे इनका फोटो वैसे आपका भी होना चाहिए, मतलब लाइट बैकग्राउंड पीछे से होनी चाहिए, नाम नीचे आपको लिखना है, डेट मेंशन करनी है। तो ये सैंपल बताया गया कि बिना कैप और बिना गॉगल के आपको ये फोटो लेना है। और अगर नेचुरल कोई चश्मा लगा है आपको जो डॉक्टर ने दिया है तो नज़र का जो चश्मा रहता है वो अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हो। इसके अलावा सिलेबस भी देखेंगे दोस्तों, अभी देखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद फिर एडमिट कार्ड आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा पूरी, आपकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है, बोर्ड डिसाइड करता है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड आपके आएंगे। और एडमिट कार्ड पर सेंटर कहाँ पे होगा, मतलब सेंटर दिया होगा ना कहाँ पे जाना है, श्रीनगर में आपको एग्ज़ाम देने जाना है या फिर जम्मू में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो आपके एडमिट कार्ड पर होगा। लेकिन जब फॉर्म फिल करोगे ना उसी टाइम पर आपको इंडिकेट करना है, बताना है कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो, क्योंकि एक बार एडमिट कार्ड आ गया उस पर जो सेंटर बन गया होगा फिर वो चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। और एडमिट कार्ड जब भी आएंगे ऑनलाइन डाउनलोड किए जाएंगे, उस पर दिया होगा कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कौन सी डेट को जाना है, टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारा दिया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आप जाओगे ये इंग्लिश भाषा में, वहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। और नेचर जो क्वेश्चन पेपर का होगा एक बुकलेट टाइप का आपको मिलेगा, बुकलेट टाइप का मतलब एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हर पेजेस को चेक कर लीजिएगा कहीं पर कोई मिसिंग कोई क्वेश्चन तो नहीं हुआ है। प्रिंटिंग के टाइम पर हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है मिस हो रहा होगा, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, या कहीं से कोई पेज अंदर से हो सकता है कि भाई फट गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार अटेम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उससे पहले चेक कर लो
तो चेक करने में आपका बेनिफिट है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा डिफेक्ट आपको पाया मतलब मिलता है, आप उनको पहले ही अगर वहाँ पे बोल देते हो, जो जिनकी भी ड्यूटी है कंसर्न इन्विजिलेटर जो वहाँ पे होंगे, उनकी अगर नोटिस में आप लाओगे तो वो आपको चेंज करके दे देंगे। बुकलेट है वो आपको चेंज करके वो दे देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे जाएंगे ना, वहाँ पे अगर आप जो नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, पहले ये देख लो 0.25 की। अगर किसी क्वेश्चन को आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो माइनस किए जाएंगे आपके मार्क्स, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे वहाँ पे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में होंगे उनका आंसर आपको OMR आंसर शीट आपको अलग से मिलेगी, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और शीट भी मिलेगी जिसपे आपको आंसर देना होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी सैंपल भी अटैच किया है इन्होंने। तो OMR आंसर शीट में आपको आंसर देना होता है। और सैंपल के तौर पर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बताई गई है कि मान लो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया, सेम टू सेम मान लो क्वेश्चन नंबर है 11वां आपका, क्वेश्चन बुकलेट पे क्वेश्चन नंबर 11वां आपका है कि डल लेक सिचुएटेड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में डल लेक है। तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे। तो नीचे लिखा है कि कहाँ पर है, कौन से स्टेट में डल लेक है, तो 4 ऑप्शन है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो राइट आंसर आप जानते हैं कि J&K में ये जो डल लेक है वो सिचुएटेड है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो आंसर कैसे करोगे आप, अब क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें 11वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपको राइट लगता है, तो इस टाइप की आपको क्वेश्चन आंसर बुक मतलब मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 10वां क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आपको लगता है ना, तो ये इन्होंने डार्क करके बताया है आपको कि इसी तरीके से आपको आंसर करना है। वो हमारा आंसर शीट कुछ इसी तरीके की होगी और ऐसे ही आपको उस पर सर्कल को डार्क करके बताना है जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है, सही लगता है तो। और ये जो बी पार्ट में बताया गया है ना कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, जैसे आधा सर्कल आप फिल करोगे आधा छोड़ दोगे, या फिर क्रॉस या टिक इस तरीके से आंसर दोगे, ये तरीका सही नहीं है। नीचे बताया भी है ये इनकरेक्ट वे है आंसर देने का। तो जिन्होंने पहली बार आंसर यहाँ पे जा रहे हैं पेपर देने, वो ध्यान रखें इसका अच्छे से। उसके बाद जो भी एडमिट कार्ड पर टाइमिंग होगी वहाँ पे एग्जाम देने की, देने मतलब वहाँ पे कब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम से कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे आप पहुँच जाएं। 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आराम के साथ जो भी वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह करनी होगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे होगी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी, वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस अच्छे से आप तैयारी करो तभी तो एग्ज़ाम दे पाओगे। तो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये बेस्ड है 10वीं क्लास के सिलेबस के ऊपर। तो मतलब जो 10वीं में आपने पढ़ा है वही सिलेबस आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। फिजिक्स से टोटल कितने होंगे और चैप्टर वाइज बताया गया कि कौन कौन से मतलब कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स जो 10वीं क्लास की है, तो 10वीं क्लास की जो फिजिक्स है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 40 टोटल पूछे जाएंगे। जिसमें पहला चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जिसमें आपको ये सारा तैयार करना है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना ये सारे तैयार करने हैं। कहने का मतलब है 10वीं आपको अच्छे से करनी है और सिलेबस को देखना जरूरी है, क्योंकि ये देखना जरूरी है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया फिजिक्स का पोर्शन, पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर यहाँ पे है तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो यहाँ पे चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से भी 40 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा, जिसमें पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन होंगे, दूसरे चैप्टर से भी 10 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर जो होगा मेटल और नॉन मेटल का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन, और एसिड बेस और साल्ट से भी 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। फिर बायो का पोर्शन शुरू होता है, बायो के पोर्शन से भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहले चैप्टर से आपको 8 क्वेश्चन होंगे, दूसरे चैप्टर से 8 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर जो बायो का है यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चौथा चैप्टर जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स का है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और उसके बाद फिर आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज जो है बताया गया कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जैसे यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये 8 मार्क्स के रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो टोटल जो यहाँ पे पूछा जाएगा 40-40 करके पूछा जाएगा, तो 120 टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 120 क्वेश्चन। और ये कितने मार्क्स के रहेंगे? 120 मार्क्स के रहेंगे। और टाइमिंग कितनी दी जाएगी? तो टाइमिंग तो आपने देख ही ली होगी दोस्तों, 2 घंटे की अराउंड आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे तो 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलती है। मतलब ये जो 120 क्वेश्चंस करने होते हैं इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको ये करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान दोगे। और उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह निकल जाता है, तो फिर उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। मतलब आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है, लिस्ट आउट होती है, उसके बाद रैंक वाइज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। और काउंसलिंग के लिए आपको फीस पे करनी होती है। काउंसलिंग के लिए क्या करनी होती है? आपको फीस वहाँ पे देनी होती है। और बिना फीस के आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो। और काउंसलिंग में ही दोस्तों आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे 500 रुपये की फीस आपको पे करनी होती है। और जो भी वहाँ पे बाहर भोपी ऑफिस के बाहर, मतलब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे ऑफिस के बाहर में वहाँ पे मशीन्स लगी होती है। मशीन के थ्रू आप कार्ड से पेमेंट करोगे 500 रुपये की, और ये आपकी काउंसलिंग फीस हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप प्रेफरेंस फिल करते हो कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा। ठीक है ना? तो कॉलेज आपको वहाँ पे फिर चॉइस डालनी होती है सीट मैट्रिक्स को देखकर। सीट मैट्रिक्स जब आएगा उस टाइम पे तो वो भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके टाइमली। तो वहाँ पे आपको फिर चॉइस डालने होते हैं कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा। और उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं। और जैसे आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही लिस्ट निकल जाती है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि कब कौन सी डेट तक आप जो है कॉलेज में रिपोर्ट करोगे एडमिशन के लिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे आपको जाना होता है और एडमिशन करनी होती है। और एडमिशन होने के बाद दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है कि अब आपकी मतलब एडमिशन हो चुकी है। ठीक है? तो एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको एडमिशन करने के लिए जाना है। अगर उस टाइम तक आप नहीं जाते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज में, फिर कॉलेज को जो है जेके भोपी को ओर से फिर से मेल करके बताना होता है कि हमारे कॉलेज में अभी भी सीट खाली है। तो इसलिए आप ज़रूर वहाँ पर जाइएगा। जब भी आपको कॉलेज मिले वहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको वो कॉलेज ना मिले जो कॉलेज आपको पहले मिला था। फिर हो सकता है वहाँ पे पूरी सीट फिल हो जाएंगी। फिर आप उस कॉलेज में अगर चाहते हो कि वही कॉलेज मुझे मिले, वो फिर नहीं होगा। इसलिए बड़े ध्यान से वहाँ पे जो है काउंसलिंग के टाइम पर चॉइसेस फिल करनी होती है और बाद में फिर वहाँ पे रिपोर्ट भी करना होता है कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आई होप दोस्तों कि सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग में आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैं फिर से बताऊंगा जब जब भी इसके फॉर्म वगैरह निकलेंगे अप्रैल या फिर मई के महीने में आपको फॉर्म तो देखने को मिल जाएंगे। उसका अपडेट मैं आपको दे ही दूंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तैयारी, जो सिलेबस दिया गया है उसको कितना अच्छे से आप तैयार कर पाते हो। देखो कितना आपके पास टाइम है अभी, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको जाना ही चाहते हो यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू एमएम पीएचडब्ल्यू, ये जो कोर्सेज हैं पैरामेडिकल, इसमें जाना ही चाहते हो, कोर्स करना ही चाहते हो, मेडिकल लाइन में ही आना चाहते हो, अपना करियर आगे फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले और कम खर्चे में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो होप करता हूँ कि सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।